हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और उनके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं विद्यार्थियों, हमारे द्वारा पशु परिचर और एलडीसी भर्ती की आपकी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा तैयार कराई गई है, जिसमें टोटल आपको 25 टेस्ट इसमें हमारे द्वारा तैयार कराए जाएंगे और 25 टेस्ट दिए जा रहे हैं। जिसमें सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, तो पूरे 6 विषयों को कवर करते हुए ये टेस्ट सीरीज हमने रखी है और आपको नाममात्र शुल्क में इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज के आसपास लगभग विद्यार्थियों में बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल की जाएगी। मात्र 29 रुपये में 90% के ऑफर विद्यार्थियों, प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। विद्यार्थियों टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा तैयारी करी जा रही है। पूरे टोटल 25 टेस्ट आपके इसमें रहेंगे और इन सब्जेक्ट के अंदर आपको तैयारी करवाई जाएगी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जिसमें आपके साइंस रहने वाला है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, आर्ट कल्चर है, हिस्ट्री है और करंट के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और पूरी टेस्ट सीरीज को विद्यार्थियों एनसीईआरटी 6 से 12 पर ध्यान में रखते हुए तैयार करने का प्रयास किया गया है। तो आपको लिंक में मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का, वॉशिंग सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। जो वॉशिंग सोडा होता है विद्यार्थियों, धोने का सोडा, जिसका सूत्र होता है आपके सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसके साथ में लगा होता है .10H2O। तो इसमें आपको जो पूछा है, इसको जल योजित अणु भी कहते हैं, क्रिस्टलन का अणु भी कहते हैं विद्यार्थियों। तो इसमें ये जल के अणुओं की संख्या कितनी दिख रही है विद्यार्थियों? 10। तो विकल्प नंबर 4 में हमारे 10 उपस्थित है। विकल्प नंबर 4 हमारा इसमें सही हो जाएगा विद्यार्थियों। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमने हर प्रश्न के साथ में रखे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके माध्यम से आपके प्रश्न के साथ साथ चारों विकल्प से आपके 4 और इंपॉर्टेंट तथ्य तैयार हो जाएंगे और 4 और प्रश्न तैयार हो जाएंगे विद्यार्थियों। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे इंपॉर्टेंट तथ्यों को। देखिए विद्यार्थियों, जो जलयोजित जो जल के अणु होते हैं वो किन किन में होते हैं। एक है आपके नीला तोता, जिसको कॉपर सल्फेट 0.5H2O भी कहते हैं, ये H2O है विद्यार्थियों, ठीक है। ये HOH लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए विद्यार्थियों HOH करके लिखा है। ये H और OH का जो एक और है उसको मिला करके H2O हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको H2O पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला है आपका वॉशिंग सोडा, जो मैंने आपको बता ही दिया, Na2CO3.10H2O होता है इसका सूत्र, ठीक है। जिप्सम है आपके कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O, ये आपके जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जा सकता है। और एक आपके है एप्सम लवण, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट 0.7H2O भी कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपके हर प्रश्न के साथ तैयार होने वाले विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए और जो भी तैयार करने वाले विद्यार्थी उनमें अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु आपके वाष्प से क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। यानी वाष्प क्या हो जाएगा आपका, आपके विद्यार्थियों जली है एक प्रकार से और आपकी इसमें धातु के साथ में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो आपके जो इन चारों धातुओं में से एल्यूमिनियम धातु है विद्यार्थियों, वो क्या करती है, भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपके जो चारों विकल्प हैं उनमें से पहला है आपकी कॉपर, सिल्वर, लेड और एल्यूमिनियम। तो जो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है विद्यार्थियों वो एल्यूमिनियम है। इसमें से वो आपके एल्यूमिनियम जो है वो आपके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। इसी क्रम में आपको बता देते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो सक्रियता श्रेणी में क्या होता है विद्यार्थियों, एक धातुओं की श्रेणी होती है जिनमें उनकी क्रियाशीलता, क्रिया करने की दर के आधार पर उनको जमाया जाता है। तो जो सबसे ऊपर आता है उनको ऊपर रखते हैं, यानी ऊपर आने वाली धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होगी, बीच में आने वाली मध्यम क्रियाशील होगी और नीचे आने वाली बिल्कुल निम्न क्रियाशील धातु होगी। निम्न क्रियाशील होने का मतलब वो आपके वायु में है, ऑक्सीजन से आसानी से क्रिया नहीं करेगी और अन्य तत्वों के साथ भी आसानी से क्रिया नहीं करती है। उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जब उनको रखते हैं तो जो श्रेणी बनती है उसको सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम की सक्रियता सबसे ज़्यादा है, फिर आपके लेड है Pb, फिर कॉपर है, फिर आपके सिल्वर है जिसको हम चांदी भी कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कौन सी प्रक्रिया द्वारा वायु में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पहला विकल्प है हमारे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और उत्सर्जन। देखिए विद्यार्थियों, आपके शरीर से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन करना, जैसे CO2 गैस भी है जो आपके शरीर से उत्सर्जित होती है श्वसन में, पसीना है वो भी आपके उत्सर्जित होता है, आपके मूत्र के चीज़ें हैं तो ये भी उत्सर्जन के अंदर आती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में तो केवल क्या होता है, पौधे के जीवित भागों से जो आपका पानी होता है वो भाप बनकर उड़ता है, वो उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। श्वसन आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपकी गैस उत्पन्न होती है वो CO2 गैस होती है विद्यार्थियों। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पौधों में होती है विद्यार्थियों, हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जब आपके प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस आपके अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मुक्त होती है और इसी को हम क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं। और पौधे भी इसको ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं विद्यार्थियों, श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं। खाना बनाने के लिए वो ध्यान नहीं रखेगा विद्यार्थियों, एक बड़ा भ्रम होता है, CO2 गैस का उपयोग सिर्फ खाना बनाने के लिए दौरान करते हैं, बाकी श्वसन में तो सभी पौधे हो चाहे जंतु हो ऑक्सीजन गैस का ही उपयोग करते हैं।
तो बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट तथ्य में आगे विद्यार्थियों। पहला है आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। पौधों द्वारा पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं विद्यार्थियों अपने नोट्स बनाने के लिए, नहीं तो आप साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से माध्यम में ध्वनि सबसे तेज संचालित होती है। संचालित होने का मतलब जो आपके ध्वनि तरंगे हैं वो गति करती है किस माध्यम में, ठोस है, द्रव है, गैस है, निर्वात है। तो विद्यार्थियों आपको बता देते हैं, ठोस में सबसे ज़्यादा जो है आपके ध्वनि तरंगों का जो संचरण होता है वो ठोस में होता है, फिर उसके बाद में द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। और निर्वात में तो आपके ध्वनि तरंगें संचालित होती ही नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर चले जाएँ तो वहाँ वायुमंडल नहीं है और वहाँ पर आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो ध्वनि को गति करने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलेगा, तो आपकी आवाज़ सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुँचती है। इसलिए आपको ऐसा सवाल आता है कि यदि चंद्रमा पर आवाज़ दी जाए तो क्या आपकी आवाज़ वहाँ पर पहुँचेगी, तो आवाज़ पहुँचती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसे आपको बता भी देते हैं, इसे इंपॉर्टेंट तथ्य विद्यार्थियों। तो ध्वनि की जो मात्रक होता है उसका जो तीव्रता का मापन किया जाता है वो डेसिबल में किया जाता है और ये एक अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग होती है विद्यार्थियों। दो प्रकार की तरंगें होती है, एक अनुप्रस्थ होती है और एक अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है वो आपके अनुदैर्ध्य होती है और संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। निषेचित अंड युग्मनज का रोपण किसमें होता है। यानी निषेचित अंडा जब आपके युग्मनज के अंदर चेंज हो जाता है, यानी वो निषेचित हो जाता है एक प्रकार से। रोपण का मतलब उसको चिपकाना, गर्भाशय की दीवार से चिपकता है विद्यार्थियों। तो इसका जो रोपण है वो किस में होता है, गर्भाशय में होता है। तो चार विकल्प में से हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, गर्भाशय में इसका रोपण होता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को आगे डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों एक एक करके। तो मानव शरीर में निषेचन की क्रिया पहली बात आती है अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी में भी इम्पुला और स्तमस के संधि स्थल पर विद्यार्थियों आपके निषेचन की क्रिया होती है। अगर अंड कोशिका वहाँ से आगे बढ़ जाती है तो उसके बाद में वो सकड़ा रास्ता नहीं रहता है विद्यार्थियों, तो फिर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो निषेचन की क्रिया आपके मानव में बात कर लेते हैं। तो इम्पुला और स्तमस के संधि स्थल पर अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, अंडवाहिनी को ही फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं विद्यार्थियों। नर तथा मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। ये आपके एक सिंगल कोशिका होती है और ये बता देता हूँ विद्यार्थियों आपको 2n यानी द्विगुणित होती है। ठीक है, और इसका जो रोपण है वो गर्भाशय में होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पर गति करने पर उसके केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो वृत्ताकार पथ पर कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसको विद्यार्थियों अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो पहला विकल्प में ही हमारे अभिकेंद्रीय बल उपस्थित है विद्यार्थियों, तो पहला विकल्प अपना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया इसकी परिभाषा को विद्यार्थियों, और एक बार बता देते हैं आपको, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा वस्तुओं पर लगने वाला जो बल है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये अगर हम पृथ्वी के ऊपर हैं विद्यार्थियों तो जो भी वस्तुएं गिरती हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल नीचे की ओर लगता है। किसी एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर जो बल लगता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है विद्यार्थियों, वो उसके कारण ही वस्तुएं संतुलित होती है। जैसे ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रह तो बिल्कुल दूर होते हैं, पृथ्वी अलग है, आपका चंद्रमा अलग है, सूर्य अलग है, तो उनके मध्य में भी जो आकर्षण बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 किलोग्राम वस्तु पर 1 किलोग्राम की जो वस्तु है उस पर 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से बल लगता है तो किया गया कार्य। तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य जो है विद्यार्थियों वो हमारे निकलेगा गतिज ऊर्जा से, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, वो हमारे यहाँ पर किए गए कार्य के बराबर होगी विद्यार्थियों, और इसका सूत्र होता है हाफ mv²। अब v की बात कर लेते हैं तो पहले 8 तक है अंतिम वेग, और प्रारंभिक वेग जो उसका है वस्तु का वो पहले से ही 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग पहले से है विद्यार्थियों। तो अब इसमें से हम इसको सोल्व करेंगे। हाफ m का मान रख देते हैं विद्यार्थियों, m का मान आपके 1 है तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और v² जो है इसका वो हमने क्या कर लिया, यहाँ से इसको हम v2 मान लेते हैं और उसको v1 मान लेते हैं। v2 का स्क्वायर अंतिम वेग है तो v2 इतना है हमारे 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस v1 का स्क्वायर करेंगे 4 है, 4 का 16, इसमें से इसको घटाएंगे तो 48 बटेंगे और 48 में 2 का भाग लगेगा तो विद्यार्थियों कितना आएगा 24। तो 24 जूल हमारा जो है इसमें किया गया कार्य होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सूत्र हमने नीचे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है विद्यार्थियों, इसमें क्या है कि स्क्वायर नहीं लिखा जाता है इसलिए इसको 2 बार करके लिखा है, जैसे mv²/2 या हाफ mv² भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर लंबे समय से असंतुलित बल लगाया जा रहा है तो
उसमें लगातार परिवर्तन होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं उसमें परिवर्तन किस किस में होगा। तो विद्यार्थियों, वस्तु के भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन होता है और उसकी गति में भी परिवर्तन होता है। किसी वस्तु पर जैसे मान लो गतिमान नहीं है और उस पर आपने बल लगाया तो वो गतिमान अवस्था में आ जाएगी, तो गति में परिवर्तन होता है। आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे ठोस वस्तुओं के अलावा अगर हम बात करें, जो मान लो विद्यार्थियों कोई स्पंज जैसी आकृति है जो अर्ध ठोस है एक प्रकार से, और मान लो कोई गैसीय वस्तु है तो उसमें आप बल लगाओगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है बल लगा करके, तो दोनों में परिवर्तन संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण के विलयन की pH 7 से कम होगी। देखो 7 से कम होने का मतलब क्या है, उसका एसिडिक होना, उस विलयन का क्या है, एसिड प्रवृत्ति का होना। ठीक है, बात कर लेते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो ये आपके प्रबल क्षार से बना हुआ होता है, और सोडियम क्लोराइड ये भी आपके प्रबल क्षार से बना हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो ये दुर्बल क्षार है विद्यार्थियों। और अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड है आपके क्या है, एक प्रकार से प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है विद्यार्थियों। तो इस कारण क्या है कि प्रबल अम्ल का मतलब होना है उसकी pH का कम होना। तो 7 से pH कब कम होगी, जब वो आपके अम्लीय प्रकृति का होगा। तो अम्लीय प्रकृति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपके क्या होगा, pH का मान कम होगा। तो आपके अमोनियम क्लोराइड जो है विकल्प नंबर 4 हमारा इसमें सही हो जाएगा, इसकी pH 7 से कम होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया वही इस बात इसमें लिखी है विद्यार्थियों। अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको मिले तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो है वो आपके 18 वोल्ट दिया हुआ है। विभवांतर का मान जो है विद्यार्थियों 18 वोल्ट दिया है, और 4 गुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है। तो V बराबर एक सूत्र होता है विद्यार्थियों W/Q, यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का गया कार्य वो क्या होता है, उसका विभवांतर होता है। और हमारे को यहाँ पूछा है कार्य, तो हम इस सूत्र से क्या करेंगे, W को इधर भेजेंगे और V और Q का गुणा करके लिखेंगे। तो हमारा सूत्र बनेगा नया विद्यार्थियों W = V × Q। तो हमें इस सूत्र में क्या करनी है, वैल्यू रख देनी है। वोल्ट का मान हमारे 18 दिया है, Q का मान 4 दिया है, 18 चौक 72 होता है विद्यार्थियों। तो 72 जूल जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 में उपस्थित है, किया गया कार्य 72 जूल होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे और लग रहे होंगे और काफ़ी समझ में आ रहे होंगे। शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों, बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, एक एक करके हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 11 में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाई जाती हैं। तो बात कर देते हैं विद्यार्थियों, अक्रिय तत्व जो होते हैं वो तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, धातुएं सामान्यतः ठोस होती है विद्यार्थियों। ठीक है, और अधातु की बात कर लेते हैं, विकल्प नंबर 2 जो आपके ठोस अवस्था में पाई जाती है। द्रव में आपके ब्रोमीन आती है, और गैस की अवस्था में यानी बहुत सारी जो धातुएं लगभग आपकी गैस अवस्था में पाई जाती है। और ठोस की बात कर लेते हैं तो कार्बन आपके अधातु है विद्यार्थियों। ठीक है, ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आपके विकल्प नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा विद्यार्थियों। अधातु जो है वो ठोस, द्रव, गैस और तीनों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से व्युत्पन्न है, यानी जो भी आपके नाम लिए गए हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो बात कर लेते हैं, जैसे इस विकल्प में पहले में बात कर लेते हैं तो क्लोरीन का नहीं है, कार्बन नहीं है, और आयरन की बात करते हैं तो आयरन जो है विद्यार्थियों आपके फेरम या आपके क्या है, एक लैटिन नाम है जिससे इसका प्रतीक Fe लिया गया है। ठीक है, तो ये अपना विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, यह हमारे लैटिन से व्युत्पन्न है। इसी प्रकार से बहुत सारे तत्व हैं जिनका नाम भी लैटिन से लिया है, उनको भी डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। जैसे कि पोटेशियम का नाम जो है वो कैलियम है, इसलिए इसको K से लिखते हैं। सोडियम का नाम नेट्रियम, इसलिए इसको Na से लिखते हैं। आयरन का फेरम, इसलिए Fe से लिखते हैं। सिल्वर का जो है वो आपके अर्जेंटम है, इसलिए इसको Ag से लिखते हैं। कॉपर का आपके क्यूप्रम है, इसलिए इसको क्यूप्रस और क्यूप्रिक के रूप में लिखते हैं। गोल्ड का आपके लैटिन नाम ओरम है, इसलिए इसको Au से लिखते हैं। तो ये बहुत सारे तत्व हैं जिनको भी लैटिन नाम लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पराध्वनि उत्पन्न करता है। तो पराध्वनि उत्पन्न करने वाला जो विकल्प है हमारा इसमें से कौन सा जीव है, तो हमारे विकल्प नंबर 2 जो है वो हमारे क्या है, पोर्पोइस। ये क्या करता है, पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। एक और हमारा जीव है विद्यार्थियों जो रात्रि में पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। कमेंट में उसका नाम बताइए विद्यार्थियों, जो अपना भोजन की तलाश करने के लिए रात्रि में निकलता है और पराध्वनि तरंगों की सहायता से गति करता है। ठीक है, रात्रि में। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस ऊतक द्वारा पौधों में लचीलापन का गुण उत्पन्न होता है। देखिए विद्यार्थियों, जो शाखाएं बनी होती हैं और जो डालियां होती हैं पौधों की, उनमें लचीलापन पाया जाता है, तब जाकर के वो टूटती नहीं है। तो जो हमारा उत्तक होता है वो कौन होता है, तो जाइलम तो जल का संवहन करता है। फ्लोएम हमारे खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। तो जो हमारे कोलेन कायमा है विद्यार्थियों, ये क्या होता है, हमारे स्थूल कोणोत्तक भी इसको कहते हैं।
ठीक है। और स्क्लेरन कायमा जो होता है ये तो हमारे दृढ़ोतक होता है, जो पौधे को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो कोलन कायमा यानी स्थूल कोणों तक जो होता है वो क्या करता है, आपके इनको शिथिलता प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। जैसे जो मैंने आपको बताया, कोलन कायमा द्वारा पादप को लचीलापन प्रदान किया जाता है। स्क्लेरन कायमा पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। तो स्क्लेरन कायमा मतलब दृढ़ोतक कहेंगे, और दृढ़ोतक का मतलब दृढ़ता प्रदान करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतया विद्युत धनित तत्व की संयोजकता क्या होती है। विद्युत धनित तत्व का मतलब क्या होता है कि वो उस पर क्या होता है, प्लस आवेश होता है। तब जिस पे प्लस होगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देकर +1 बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन दे करके +2 बना लेंगे अपनी, ठीक है। ऑक्सीजन अवस्था को +3 बना लेंगे। तो ये जो होते हैं वो विद्युत धनित तत्वों की संयोजकता होती है। तो 1 2 3 किसमें उपस्थित हमारे विकल्प नंबर 2 में हमारे उपस्थित है विद्यार्थियों। विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको बता देते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। देखिए +1 में देखिए आपके लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। +2 में आपके बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है। +3 में आपके एल्यूमिनियम है। ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन दे करके +3 ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न करता है, ठीक है। जनन का वह प्रकार जिसमें किसी पादप की एक भाग द्वारा एक नए पादप का निर्माण होता है, तो ऐसा विद्यार्थियों आपके कायिक प्रवर्धन में होता है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, आपकी गुलाब हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं, केला है, जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता, तो उनके बॉडी के पार्ट से ही नए पौधे का निर्माण होता है, तो इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। खंडन में बात क्या होती है, खंडन में तो कोई भाग पौधे जो होता है या जनन होता है वो 2 भागों या 2 से ज़्यादा भागों में टूट जाता है, और हर भाग क्या होता है, नया जीव का निर्माण कर देता है। लेकिन कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, पौधे के कायिक भाग को लिया जाता है नए पौधे का विकास करने के लिए, ठीक है। लैंगिक प्रवर्धन में तो आपके एक प्रकार से लैंगिक जनन होता है, जिसमें तो युग्मकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और पुनरुद्भवन में क्या होता है, आपके रीजनरेशन वाली होती है। लेकिन ये क्षमता जो है विद्यार्थियों वो सब में नहीं पाई जाती है, कुछ जीवों में पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, ठीक है। इनमें क्या होता है, पौधे का कोई भी भाग, इनका जीव का जो कोई भी भाग है वो टूट जाता है, तो वो टूटा हुआ भाग एक नए जनक के रूप में विकसित होने लगता है और नया जीव का निर्माण कर लेता है। वो पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो पहला है हमारा रेटिनॉल, दूसरा है फाइटोक्विनोन, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा जो रेटिनॉल है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम विद्यार्थियों, ठीक है। और ये आपके फिलोक्विनोन है, जिसको विद्यार्थियों फिलोक्विनोन पढ़ेंगे, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। कैल्सीफेरॉल आपके विटामिन डी का नाम है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपके विद्यार्थियों विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। ये हमने इसमें लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा विद्यार्थियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संवेग का मात्रक क्या है, तो संवेग का मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र होता है आपका P = द्रव्यमान × वेग। वेग का होता है आपका, और आपके m का मतलब मास है, यानी किलोग्राम हो जाएगा इसका प्रतीक यहाँ से m से, तो और मीटर प्रति सेकंड होता है आपका वेग का, तो किलोग्राम × मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम × मीटर प्रति सेकंड किस में लिखा विद्यार्थियों, विकल्प नंबर 3 में उपस्थित है, किलोग्राम × मीटर प्रति सेकंड। तो विकल्प नंबर 3 हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए आपको बता देते हैं और बाकी के जो हमारे ऑप्शन थे उनके किस किस के मात्रक क्या क्या हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन है, जिसको F = mg इसका सूत्र होता है। F = ma भी कहते हैं, ये गुरुत्व त्वरण के जब अधीन बल लगता है तब F = mg रखते हैं, और g का मान हम गुरुत्व त्वरण के हिसाब से 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखते हैं। कार्य का मात्रक W = fs, या fs की जगह पर आप d भी लिख सकते हैं, ठीक है। मात्रक जूल होता है। संवेग का मात्रक हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये इसका सूत्र है P = mv, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है, तो पीनियल ग्रंथि जो आपके होती है विद्यार्थियों, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, इसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन है, पहला आपके थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, और आपके मेलाटोनिन है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो आपके विद्यार्थियों पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। बाकी के जिन ऑप्शन के द्वारा जो वो किसके द्वारा स्रावित करते हैं, इनको भी हमने लिखा विद्यार्थियों PDF में, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आपकी थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और एड्रिनल के ग्रंथि के द्वारा जो है आपके जो टोपिनोवा ग्रंथि होती है, जिनकी स्थिति आपके किडनी के ऊपर होती है, ठीक है, टोपिनोमा संरचना होती है, इनके द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। वृद्धि हार्मोन आपकी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है, और मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आपके क्या होती है, फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। R = F × 2। F का मान आपको 5 दिया है, 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर आपके इसमें हो जाएगा। इकाइयों का आपको विशेष ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ठीक है। इसमें मीटर की जगह साथ साथ में आपको सेंटीमीटर में मिल सकता है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको अगर फोकस दूरी मीटर में है तो आपको आपके वक्रता त्रिज्या भी मीटर में ही रखनी है, ध्यान रखना। 10 देख करके निशान नहीं लगा देना है, इकाइयों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा दिए गए
प्रश्न काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और काफ़ी समझ में आने के साथ साथ काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। और हमारे द्वारा अगर इस प्रकार से कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चन को समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज नाम मात्र के शुल्क में दी जा रही है उसको भी अपना स्नेह दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए। ये टेस्ट सीरीज पशु परिचर और एडीसी के तैयारी को लेकर के ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है विद्यार्थियों, और बोर्ड के प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो आप तैयारी कीजिए, काफ़ी शानदार तैयारी होगी आपकी। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।